हेलो एंड वेलकम दोस्तों। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल क्रिक सुबेंदु में। तो जैसा कि पिछले वीडियो में हमने बात किया था एल क्लासिको के चेन्नई वर्सेस मुंबई के बारे में, तो इस वीडियो में हम बात करेंगे दिल्ली और बैंगलोर के बारे में। जैसा कि पिछले वीडियो में कहा था कि दिल्ली कैपिटल्स ने एक बहुत ही बढ़िया मैच जीत लिया है। दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में मैच था और विराट कोहली जो कि अपने होम क्राउड के अगेंस्ट एक तरह से खेल रहे थे आरसीबी की तरफ से, और उम्मीद की जा रही थी एक अच्छे मैच होने की। हालांकि दिल्ली कैपिटल्स जो कि इस समय कह सकते हैं कि डू और डाई सिचुएशन में है। अगर एक मैच पे हारते हैं तो ऑलमोस्ट क्वालिफिकेशन सिनेरियो उनका ख़त्म हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ बैंगलोर के लिए बहुत अच्छा मौका था और पिछले वीडियो में भी कहा था कि ये मैच बहुत ही क्रूशियल होने वाला है बैंगलोर के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। अगर ये मैच वो जीत जाते हैं आगे के लिए एक तरह से उनके लिए आसान होगा। 2 ही मैच उनको आगे जीतने पड़ेंगे, बाकी जो 4 मैचेस बचे हुए हैं। लेकिन अब क्योंकि वो मैच हार चुके हैं, फिर बचे हुए 4 में से इनको 3 मैचेस जीतने पड़ेंगे। और देखिए बहुत ही एक तरीके से नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा हाई स्कोरिंग मैच था। 180 181 जो टोटल होता है वो एक तरह से आजकल के मतलब T20 आप देखें दौर पे बहुत ही एक तरह से चेजेबल टोटल माना जाता है। लेकिन क्योंकि अब देखो कि दिल्ली की जो पिच है वहाँ पे ये टोटल आसान दिखता है एक तरीके से यहाँ पे डिफेंड करना, क्योंकि थोड़ा सा बॉलर के लिए मददगार रहता है। स्पिन फ्रेंडली विकेट होता है, स्लो विकेट होता है। लेकिन कल कहीं ना कहीं हल्का सा जो कल देखे तो थोड़ा सा उससे अलग था। बैटिंग सरफेस था, अच्छी खासी मदद मिल रही थी एक तरह से बल्लेबाजों के लिए। आप इजीली शॉट कनेक्ट कर पा रहे थे। और वही चीज़ है कि जब तक आप दोनों इनिंग्स ना देख लो तब तक पिच डिसाइड नहीं कर सकते कि एक्चुअल पिच कैसा है। तो जब आरसीबी ने बैटिंग किया तो आप देखो, मैं आपको स्कोर कार्ड बताऊँगा। तो 181 180 तक वो गए, जिसमें आप देखो कि फैप, विराट और महिपाल लोमरोर का एक तरीके से आप कहें क्रूशियल कंट्रीब्यूशन था। विराट कोहली की एक और 50 आई, एक और अच्छी इनिंग्स आई। लेकिन उस इनिंग्स को लेके काफ़ी सारा एक तरीके से मतलब 2 हिस्सों में एक तरीके से सोशल मीडिया में एक तरीके से फैंस कहें, एक्सपर्ट कहें, क्योंकि एक तो उन्होंने अच्छी 50 मारी थी लेकिन दूसरी तरफ स्ट्राइक रेट 119 का था। तो अभी मैं आपका स्कोर कार्ड बताऊं, देखो 181 बनाए थे 4 विकेट के नुकसान पे बैंगलोर ने। 20 ओवर एक तरह से बैटिंग किया था। उसमें आप देखो विराट कोहली का जो रन था 55 फ्रॉम 46, 5 चौके मारे थे, 119.57 का स्ट्राइक रेट। तो इसको इनिशियली लोगों ने कहा कि ये चलो ठीक नहीं है, अच्छी इनिंग्स है, क्योंकि आरसीबी का तो मिडिल ऑर्डर है ही नहीं, उसमें बैटिंग में बहुत ही ख़राब करता है मिडिल ऑर्डर। तो ऊपर से किसी को लंबा खेलना पड़ेगा, वो अलग चीज़ है कि वो फिनिश नहीं कर पाए अंत में विराट कोहली, जो कि चाहते थे वो खुद फिनिश करना आखिर के कुछ ओवर में, लेकिन वो हो नहीं सका। लेकिन बाद में आप देखो कि जब मैच हारे हैं और दिल्ली कैपिटल्स ने इसको आसानी से रन चेस कर लिया है, तो वही इनिंग्स एक तरीके से लोगों को लग रहा है कि ख़राब है। देखिए स्ट्राइक रेट एट टाइम्स आप देखो कि काफ़ी प्लेयरों ने ये भी कहा, जैसे केएल राहुल का स्टेटमेंट, इवन शुभमन गिल ने शायद रिसेंटली कहा है थोड़ा सा ओवर रेटेड टाइप का है स्ट्राइक रेट एक तरीके से, और आपको सिचुएशन स्पेसिफिक खेलना पड़ता है। दैट्स ट्रू, मतलब वो चीज़ सही है। लेकिन T20 मैचेस में स्पेशली अगर आप अच्छे बैटिंग सर्फेसेस के ऊपर खेल रहे हो, कभी कभार यही स्ट्राइक रेट जो कि है वो एक तरीके से आपका दुश्मन भी बन जाता है। शायद यही आप सोचते हो हाइंड साइड में कि काश हमने 20 रन बनाए होते। तो फर्स्ट इनिंग्स के बाद तो ऑलमोस्ट लग रहा था कि शायद ज़्यादातर मौक़ों पे कि जिस प्रकार की आरसीबी की बॉलिंग है, जिस प्रकार की दिल्ली की बैटिंग है और जिस तरह से दिल्ली की पिच बिहेव करती है, तो ये 20 रन शायद ज़्यादा बन गए हैं। लेकिन बाद में एहसास हुआ कि जैसे जैसे दिल्ली ने बैटिंग किया कि ये 20 रन कम बने। इनफैक्ट आप देखो कि 20 भी नहीं, शायद 40 रन कम बने, क्योंकि दिल्ली ने जिस तरह से रन चेस किए 220 होता तब भी शायद चेस कर जाते। तो देखिए विराट के 55 के अलावा डुप्लेसिस ने 45 किए हैं। सबसे हाईएस्ट रन स्कोरर रहे हैं अभी तक आईपीएल में, ऑरेंज कैप को होल्ड कर रहे हैं। तो उनकी बढ़िया इनिंग्स थी। मैक्सवेल 0, उनका वही है कि हिट एंड फ्लॉप, मतलब इधर खेलते हैं 60-65 की ज़बरदस्त पारी 150-200 के स्ट्राइक रेट से, इधर वो 4-5 रन या कभी 0 पे आउट होते हैं, तो उनका 0 था। महिपाल लोमरोर एक तरह से सरप्राइज एलिमेंट के तौर पे आए दिल्ली के लिए, क्योंकि अभी तक का शायद सबसे बेहतरीन इनका इनिंग्स आईपीएल के हिस्ट्री में। इससे पहले देखिए राजस्थान के लिए खेले हैं और भी शायद फ्रेंचाइजी के लिए खेले होंगे। लेकिन जिस तरह से कल वो खेले, 29 बॉल में 54 रन है, 6 चौके 3 छक्के, प्रॉपर बढ़िया T20 बैटिंग की और एक रिस्पेक्टेबल टोटल तक आरसीबी को पहुंचाया। इसके अलावा देखिए दिनेश कार्तिक 9 बॉलों में 11 रन है, वो जो फिनिशर की भूमिका में वो खेल रहे हैं वो नहीं हो सका उनसे। अनुज रावत को अंत में लाए थे, जिन्होंने 3 बॉलों में आके एक छक्का ज़रूर मारा है और जिसके चलते 181 तक आरसीबी पहुंच गई। और जैसा कि मैंने कहा कि थोड़ा सा शायद आरसीबी सोच रही होगी कि ये सेफ स्कोर है, कि बहुत ज़्यादा ख़राब भी नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, स्कोर में डिफेंड कर सकते हैं, कंसिडरिंग कि दिल्ली की जिस तरह से बैटिंग में प्रॉब्लम चल रही है और पिच भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा मददगार होगा। लेकिन
जब दिल्ली कैपिटल्स बैटिंग करने आई तो उसमें वो कुछ ऐसा देखा ही नहीं, और दिल्ली कैपिटल्स के साफ इंटेंट थी कि हमें मैच जीतना है और बड़े मार्जिन से जीतना है। लेकिन उससे पहले दिल्ली के बॉलिंग की बात करें तो किस गेंदबाजों ने अच्छी बॉलिंग की। समवन लाइक अक्षर ने 3 ओवर में 17 रन दिए हैं, अच्छी बॉलिंग की, विकेट नहीं लिया, लेकिन ये भी मिस्ट्री है कि उनसे ओवर कंप्लीट नहीं कराते हैं क्यों डेविड वार्नर। बाकी 3 में 29 दिया ईशांत शर्मा ने, ठीक ठाक स्पेल रहा। 3 में 30 दे के एक मुकेश कुमार ने आउट किया है। 3 ओवर में 21 दे के मिचेल मार्श ने 2 आउट किए हैं। कुलदीप यादव 4 में 37 दिया, विकेट नहीं है, थोड़ा सा महंगा साबित हुआ। और खलील अहमद को 4 में 45 पड़े हैं, 1 विकेट उन्होंने भी लिया है। तो ऑलमोस्ट देखो जिन्होंने अच्छी गेंदबाजी की है, थोड़ी सी इकोनॉमिकल रहे हैं, उनको ओवर कंप्लीट नहीं कराया है, और जिन्होंने थोड़ा सा महंगे साबित हुए उनको ओवर कंप्लीट करा दिया है। खैर ये तो दिल्ली की बॉलिंग लाइनअप पे चलता ही है। इसमें आप देखो खास चीज़ ये थी कि इनके अगर आप देखो मिचेल मार्श जो कि फॉरेन गेंदबाज थे, मतलब ऑलराउंडर है, बॉल डाल रहे थे, उसके अलावा सारे के सारे इंडियन हैं। खलील हो, अक्षर हो, मुकेश हो, या कुलदीप हो, या फिर आप ईशांत को देख लो, सारे के सारे इंडियन हैं, क्योंकि टॉप 4 में इन्होंने सारे के सारे जो फॉरेन बैटर थे उनको भर रखे हैं। तो वहीं पे अगर बैटिंग के देखो तो जो खास चीज़ लगी दिल्ली की बैटिंग से वो था उनका इंटेंट सभी बल्लेबाजों से, स्पेशली डेविड वार्नर से, क्योंकि अक्सर डेविड वार्नर से वो चीज़ आप नहीं देखते हो। डेविड वार्नर से इस सीजन में 300 प्लस रन बनाए हैं, बट स्ट्राइक रेट का इशू रहा है। लेकिन आज वो प्रॉपर इंटेंट के साथ आए थे, 22 रन किए हैं 14 बॉलों में, 3 चौके और 1 छक्का मारा है, 157 का स्ट्राइक रेट है। तो जीत के मोमेंटम में आए थे। और फिलिप सॉल्ट आप देखो, जो इंग्लैंड के विकेट कीपर बैट्समैन है, अक्सर उनको इंग्लैंड की ए टीम में जगह नहीं मिलती है। उन्होंने 87 किए हैं 45 बॉलों में, 8 चौके और 4 छक्के। उनका एक कैच भी दिनेश कार्तिक ने छोड़ा, थोड़ा सा उनका और उनके और मोहम्मद सिराज के बीच भी थोड़ी सी गर्मा गर्मी हो गई थी, बीच में कुछ बातें हो रही थी उनसे, स्पेशली थोड़ा सा सिराज उनसे थोड़ा सा एनिमेटेड होकर बात करते हुए दिखाई दिए, लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं रहा। फिलिप सॉल्ट ने बढ़िया तरीके से पिटाई की है, हर एक गेंदबाज की जो सामने आया उन्होंने पिटाई की है। शतक शायद कहेंगे चूक गए, अंत में वो आउट हो गए, करण शर्मा ने बोल्ड कर दिया। बाकी मिचेल मार्श देखो 17 में 26, और राइली रूसो जो कि अक्सर फेल हुए हैं दिल्ली के लिए, उन्होंने भी 35 किए हैं 22 बॉलों में, 1 चौका और 3 छक्का उन्होंने भी मारा है। अक्षर ने आते संगी पहली बॉल पर छक्का मारा और 3 पे 8 पे नॉट आउट है। तो यही तक था। अब देखो कि बढ़िया बैटिंग रही, रूसो और अक्षर ने नॉट आउट रह के स्कोर चेज कर लिया। और अभी भी देखो 17वां ओवर चल रहा था और अभी 20 बॉल बाकी थे। जैसा कहा कि अगर 40 रन भी होते यहाँ से, यानी कि जैसा कहा कि 20 रन नहीं बल्कि 40 रन शॉर्ट थे, अगर 40 रन भी यहाँ से होते शायद अभी चेज कर जाते। और अभी भी देखो इनके पास मनीष पांडे, अमन हकीम खान जैसे बैट्समैन को भी बाकी थे, और बहुत ईजिली रन चेज किया है। और नेट जस्ट की 2 पॉइंट अर्जित किए हैं, बल्कि नेट रन रेट को भी अच्छा एक तरह से बेहतर किया है, और आरसीबी के नेट रन रेट को एक तरह से झटका लगा है। तो वही है कि दिल्ली का ये सीज़न देखो कि पहले 5 में से 5 मुकाबले हारे, और बाद में भी 5 में से 4 मैच जीत गए हैं। थोड़ा सा जो होप है उसको अलाइव रखा है। दूसरी तरफ आरसीबी कभी जीतते हैं, कभी हारते हैं, कभी लगता है कि बहुत अच्छा खेल रहे हैं, तो कभी ऐसा मैचेस हार जाते हैं कि लगता है कि इनका कैंपेन एक तरह से बहुत ही ख़राब जा रहा है। लेकिन फिर भी अभी देखो कि 5 मैच जीते हुए हैं, शायद ये इनका 6ठा हार है। तो अभी देखें ये पॉइंट्स टेबल पे, नहीं 5 मैच जीते हुए हैं और 5 इनका 5वां हार मिल चुका है, और अभी 10 में से 5 जीते हुए हैं, और अभी इनको 3 और मैचेस जीतने होंगे बचे 4 में से। तो अगर बॉलिंग की बात करें आरसीबी की, मोहम्मद सिराज 2 में 28 पड़े हैं। मतलब थोड़ा सा अननेसेसरी लगा जिस तरह से उन्होंने वो फिल सॉल्ट या डेविड वार्नर के साथ थोड़ा सा एनिमेटेड होकर बातें कर रहे थे, थोड़ा सा गुस्से में बातें कर रहे थे, वो ज़रूरी नहीं था। लेकिन बॉलिंग से भी आप देखो महंगे साबित हुए हैं। ग्लेन मैक्सवेल 1.4 ओवर में 14 रन दिए हैं, और जॉस हेजलवुड ने 3 में 29 दिया है और 1 आउट किया है। डेविड वार्नर का विकेट उन्होंने लिया था। बाकी वनिंदु हरसरंगा 4 में 32 दिया है, विकेट लेस रहे हैं। 3 में 33 दिया है। करण शर्मा 1 विकेट ज़रूर लिया है, लेकिन वो भी अंत में जाके उन्होंने फिल सॉल्ट को आउट किया। 1 में 13 दिए है महिपाल लोमरर, और हर्षल पटेल तो 2 ओवर में 32 रन दिए हैं और 1 आउट किया। और आई डोंट नो कि क्या हर्षल पटेल के साथ उनका मतलब एक तरीके से कॉन्ट्रैक्ट ही रह गया है कि आपको 14 के 14 मैचेस खिलाना है नहीं। और ये हर्षल पटेल बहुत ही ऑर्डिनरी बॉलिंग कर रहे हैं, हर मैच में उनका इकॉनमी देखो बहुत ही ख़राब है। विकेट टेकर ज़रूर है, लेकिन वो भी आप देखो कि 1-2 विकेट लेते हैं, लेकिन लगातार इनको खिला रहे हैं, जबकि इनके पास और भी विकल्प है, जैसे सिद्धार्थ कौल है, आकाशदीप है, जो कि शायद और बेहतर कर सकते हैं, उनको आप ट्राई कर सकते हो। लगातार ये हर्षल पटेल को खिलाते जा रहे हैं और वो महंगे साबित हो रहे हैं। मतलब जितना भी मतलब इंडिया के लिए भी उन्होंने खेला है, इनका इकॉनमी देखो बहुत ही ख़राब है। मतलब एक सीज़न रहा था जब इन्होंने बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी की थी, शायद पर्पल कैप भी लिया था, लेकिन
जब इतना ख़राब बॉलिंग कर रहे हैं तो फिर आप उनको चेंज करना चाहिए और दूसरा जो आपके पास ऑप्शन है उसे भी एक्सप्लोर करना चाहिए, लेकिन आरसीबी अभी तक उनके साथ स्टिक कर रही है। तो ये था अब देखो स्कोर कार्ड का हालत। उसके अलावा देखो जैसा कहा कि दिल्ली ने मोमेंटम पकड़ लिया है। अगर आप देखो 10 में से 4 जीते और 6 हारे और सिर्फ एक कदम आगे है आरसीबी 10 में से आई गेस 5 जीत और 5 हार, जैसा अभी बोल रहा था। तो आरसीबी हालांकि नंबर 5 पे हो और 9 नंबर पे है दिल्ली कैपिटल्स, तो फ़र्क ज़्यादा पॉइंट्स टेबल में है, लेकिन पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है। और अगर सपोज़ मान लीजिए कि अगला मैच सपोज़ आरसीबी अपना हारती है और दिल्ली अपना मैच जीतते हैं तो फिर दोनों बराबर पे होंगे। तो ये भी दिखाता है कि अभी जो लीग है वो ख़त्म नहीं हुआ है, समझ लें कि KKR या दिल्ली इवन SRH के लिए। तो अभी भी जैसा कहा कि जैसे लीग अभी भी बनी हुई है, कम्प्लीटली खुला हुआ है। खासकर आप देखो नंबर 4-5 से लेकर नंबर 8-9 तक वो ट्रैफिक जाम लगा हुआ है, जहाँ पे हर एक टीम अभी उस रेस में है जहाँ पे वो टॉप 4 की लड़ाई कर रहे हैं। इनफैक्ट शायद 3 स्पॉट की लड़ाई हो रही है, क्योंकि ऑलमोस्ट गुजरात ने एक स्पॉट सील कर लिया है, बाकी चेन्नई भी ऑलमोस्ट वहाँ पे है, बट CSK अभी भी उस शायद बाकियों के साथ कम्पीट करेगी। तो ऐसे में आसान नहीं होगा कि ये डिसाइड करना कि कौन सी टीम जो कि वो टॉप 4 में एंटर करेगी। इनमें से सभी टीमें बराबर पे हैं। और अभी मैं पॉइंट्स टेबल देख रहा था तो उसमें देखो गुजरात 10 मैच में 14 अंक है, 11 मैच में चेन्नई के पास 13 अंक है, एक ज़्यादा मैच खेला है सभी से, लेकिन 13 अंक है। थोड़ा सा ऑर्डिनरी मतलब थोड़ा सा ऑड नंबर टाइप का जो उनका पॉइंट है वो एक उनको फ़ायदा मिल गया है, या कहे एक पॉइंट का लॉस हो गया, क्योंकि फ़ायदा तो लखनऊ को मिला है क्योंकि वो भी 10 मैच में अभी शायद 11 पॉइंट्स पे हैं। और बाकी उसके बाद देखो इन तीनों के बाद मतलब गुजरात, चेन्नई और लखनऊ के बाद लगातार 4 टीमें बराबर पे हैं। राजस्थान 4 पे है, फिर बेंगलोर 5 पे, मुंबई 6 पर, पंजाब 7 पे। ये सभी बराबर पे खड़े हुए हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि काफ़ी सारे मैचेस जो कि उनको आपस में ही खेलने हैं, शायद 3 मैचेस हैं जो बचे हुए 20 में से 3 मैचेस इनको आपस में खेलने हैं। मुंबई बेंगलोर को खेलना है, फिर बेंगलोर को राजस्थान से, फिर राजस्थान को पंजाब से, तो आपस में ही खेलेंगे। और ये भी जो टीमें हैं गुजरात, लखनऊ, इनको भी आपस में ही खेलने हैं। इनमें से सिर्फ चेन्नई ऐसी टीम है जिनको KKR और दिल्ली मतलब नीचे की टीमों से खेलना है, तो चेन्नई के लिए थोड़ा सा रहा आसान है, लेकिन बाकी टीमों का जैसा कहा कि थोड़ा सा मुश्किल बना हुआ है। और बाकी अगर दोनों टीमों की बात करें, बेंगलोर को जैसा कहा कि आगे के मैचेस थोड़े से उनके लिए मुश्किल होंगे, क्योंकि मुंबई को खेलना है, फिर एक मैच राजस्थान के साथ है, फिर इनको खेलना है गुजरात के अगेंस्ट आखिरी मैच है, तो बीच में शायद एक SRH वाला मैच है जो कि शायद इनके लिए हल्का होगा। अदरवाइज़ सारे के सारे कांटे के टक्कर के मैचेस है। और सबसे बड़ी जो चीज़ है कि जो उनके साथ कम्पीट कर रही हैं टीमें, उन्हीं के साथ मैच है, तो अगर वहाँ पे गलती करेंगे फिर आगे पहुँचना मुश्किल होगा। दूसरी तरफ अगर दिल्ली की बात करें, दिल्ली का अभी जो बचा हुआ 4 मैचेस है वो सिर्फ 2 टीमों के साथ है। इनको चेन्नई से 2 मैच खेलने हैं और पंजाब से 2 मैच खेलने हैं। आई गेस चेन्नई है, फिर पंजाब के साथ लगातार 2 मैचेस है और फिर चेन्नई के साथ ख़त्म करना है। दिल्ली एक तरीके से अपने चांस को बनाने की कोशिश करेगी। उनको क्लियर दिख रहा है कि चेन्नई है सामने, जो शायद स्टेबल टीम है, बट बॉलिंग में थोड़ी सी ज़रूर कहीं ना कहीं कमज़ोर ही है। अगर आप उसको एक्सप्लोर कर पाओ, क्योंकि चेन्नई की प्रॉब्लम नई बॉल बॉलिंग है, अगर वहाँ से विकेट नहीं मिला फिर उनको दिक्कत हो सकती है। तो कुछ स्पेसिफिक गेंदबाज है जो कि अच्छा कर रहे हैं, तो CSK के ज़रूर कहीं ना कहीं दिल्ली सोचे कि हम इनको हरा सकते हैं 2 मैच, फिर पंजाब के अगेंस्ट भी जीत सकते हैं। और अगर ये 4 मैच जीत गए और नेट रन रेट को बेहतर किया तो दिल्ली भी ऊपर आ सकती है। तो ये कर आप देखो दोनों टीमों का सिनारियो बनता है। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो आज के 2 मैचेस है, मतलब ये 2 तो कल के मैच हुए जहाँ पे चेन्नई ने जीता, दिल्ली ने जीता, 1 साइडेड मैचेस जीते, और मुंबई बेंगलोर एक तरीके से फंस गई हैं अभी, और एक दूसरे के साथ ही अगला मैच दोनों का है। और जो जीतेगा वो सिकंदर, जो हारेगा वो फंस जाएगा, नॉकआउट स्टेज में चला जाएगा कि ऑलमोस्ट एक मैच हारे तो फिर बाहर हो। लेकिन जो आज के 2 मैचेस है आप देखो, सबसे पहले गुजरात में गुजरात होस्ट करेगी लखनऊ को। 2 पांड्या ब्रदर्स, हार्दिक पांड्या और कुणाल पांड्या, वो दोनों कप्तानी करेंगे, क्योंकि लखनऊ के लिए KL राहुल अवेलेबल नहीं है पूरे सीज़न के लिए, वो बाहर हो चुके हैं जो उनको इंजरी हुई थी उसके चलते। और अब देखो इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एक वक्त था कि पांड्या ब्रदर्स काफ़ी मतलब स्ट्रगल किया है यहाँ तक पहुँचने में। दोनों ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया हुआ है। ऑब्वियसली हार्दिक ने ज़्यादातर मौके पे किया है, कृणाल शॉर्टर स्पान के लिए एक तरह से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन दोनों ने स्टार्ट मुंबई इंडियंस से किया था। बहुत ही बढ़िया फ्रेंचाइजी, और वहाँ पे उनको एक तरह से ग्रूम किया गया था और मैच विनर साबित हुए थे। और अभी अलग अलग फ्रेंचाइजी के लिए आपको कप्तानी करते हुए दिखेंगे 2 पांड्या ब्रदर्स, जो कि एक बड़ा मोमेंट होगा उनके फैमिली के लिए और दोनों के लिए भी। होपफुली वो एंजॉय करेंगे ये जो अपना टाइम है दोनों के बीच में, जो
एक तरह से मैच होगा, जो कंटेस्ट होगा उसको वो एंजॉय भी करेंगे और साथ ही अपने अपने टीमों के लिए लड़ेंगे भी और जीत दिलाने की कोशिश करेंगे। और काफ़ी एक इम्पोर्टेंट गेम है कह सकते हैं कृणाल पंड्या लखनऊ के लिए, क्योंकि गुजरात ऑलरेडी वो सेफ जोन में चल रहे हैं, उनको सिर्फ एक मैच जीतना है प्लेऑफ कंफर्म करने के लिए। बाकी उनकी टारगेट, असल टारगेट रहेगी टॉप 2। यहाँ से अगर वो चारों मैचेस जीत जाते हैं, मतलब मैं कहता हूँ कि चारों जीत जाते हैं, फिर 3 भी जीत जाते हैं, तो टॉप टेबल में फिनिश करेंगे, टॉप ऑफ द टेबल। बट वो कहीं ना कहीं कम से कम टारगेट करेंगे 2 मैचेस। उनके लिए शायद स्लाइटली ईजियर होगा क्योंकि बेटर प्लेस्ड हैं और अभी अच्छा ही खेल रहे हैं। लखनऊ के लिए ट्रिकी सिचुएशन है, क्योंकि आज देखो लखनऊ के फैंस को छोड़ो, जितने भी बाकी टीमों के फैंस हैं वो गुजरात को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे लड़ाई अब गुजरात के अगेंस्ट नहीं है, क्योंकि गुजरात ऑलरेडी उनको पता है बाकी टीमों की, गुजरात एक टीम है जो कि पहुँच जाएगी। तो बाकी टीमें अब कोशिश करेंगी जो 3 स्पॉट है बची हुई उसके लेके, और उस चक्कर में वो चाहेंगे कि अगर लखनऊ हारती है फिर कहीं ना कहीं वो एक तरीके से टेबल और भी ज़्यादा खुलेगा, और उसमें जो नीचे की टीमें राजस्थान हो गई, बेंगलोर हो गई, पंजाब हो गई या मुंबई हो गई, उनके लिए चांसेस बनेगा। इवन KKR DC के लिए भी, SRH के लिए भी, और चेन्नई सुपर किंग्स भी। अगर CSK फैन मैं भी चाहूँगा शायद आज लखनऊ हार जाए, ताकि चेन्नई जो कि दूसरे पायदान पे बनी रहे। अदरवाइज़ आज अगर लखनऊ जीतता है फिर चेन्नई तीसरे पायदान पे आ जाएगी। और थोड़ा सा कह सकते हैं कि अंडर प्रेशर ज़रूर होंगे लखनऊ, क्योंकि KL राहुल नट जस्ट की कप्तान गया है बल्कि एक अच्छा बैटर भी उनके लिए गया है, और वो स्टेबिलिटी वो देते थे बैटिंग लाइनअप में। एक चीज़ जो अच्छी है लखनऊ के लिए वो ये है कि वो अपने घर से बाहर खेल रहे हैं, जहाँ पे वो लगातार अच्छा करते आए हैं। घर पे वो उनका जो रिकॉर्ड है बहुत ही ख़राब है, लेकिन घर से बाहर अच्छा करते हैं, तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होपफुली वो अच्छा करेंगे। बाकी गुजरात के लिए वही है, प्रोसेस से चलते हैं, जो उनका सेट टेम्पलेट है उसी के साथ चलते हैं, तो बहुत ज़्यादा गुजरात के लिए कुछ बात नहीं है। लेकिन जो दूसरा मैच होना है वो भी इंटरेस्टिंग मैच है, जयपुर के सवाई मानसिंह स्टेडियम में। जयपुर में राजस्थान होस्ट करेगी सनराइज़ हैदराबाद के लिए। और देखिए जैसे कलकत्ता, दिल्ली ये सब बने हुए हैं अपने रेस में अपने अपने दम पे, और SRH को भी एक तरह से लास्ट एफर्ट उनको डालना पड़ेगा। अगर आज हारे राजस्थान से तो फिर ऑलमोस्ट बाहर होने के कगार पे हो जाएंगे, और अगर आज उन्होंने राजस्थान को हरा दिया फिर अपने साथ उनको मिला लेंगे, क्योंकि अगर आज राजस्थान हारा फिर वो बचे 3 में से तीनों मैचेस जीतने पड़ेंगे, जो कि एक वर्चुअल नॉकआउट हो जाएंगे उनके लिए। तो उस सिचुएशन में राजस्थान कभी भी आने नहीं चाहेंगी। और ये भी एक देखो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ घटी है कि राजस्थान और दिल्ली को अगर आप आमने सामने रखो, दिल्ली ने पहले 5 में से 5 मुकाबले हारे, बाकी के जो 5 थे उसमें से 4 जीत के अभी अच्छे पोजीशन पे आने की कोशिश कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ राजस्थान जो कि वो पहले 5 में से 4 जीत गए थे, सिर्फ 1 मैच हारे थे, लेकिन अगले 5 में वो 4 हारे हैं और उसमें सिर्फ 1 जीता है। उसी वजह से आप देखो वो भी एक ट्रिकी सिचुएशन में फंस चुके हैं। हालांकि आज जीत और हार से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, हो सकता है कि वही नंबर 3-4 पे फिनिश करें, लेकिन 2 पॉइंट्स उनके लिए काफ़ी अहम होंगे, क्योंकि उनको पता है कि अगर 2 पॉइंट गंवा देंगे फिर नीचे टीमें एक तरह से लड़ाई कर रही हैं, चाहे वो मुंबई हो, बेंगलोर हो, पंजाब हो, इवन कलकत्ता, दिल्ली भी ऊपर आ सकती हैं। राजस्थान नहीं चाहेंगे कि 2 पॉइंट्स गंवा दें, तो बहुत ही क्रूशल गेम होगा। और कहीं ना कहीं जो उनके टॉप ऑर्डर के बैटर है, बटलर हो गए, संजू हो गए, जायसवाल हो गए, उनके लिए चाहिए होगा रन करके दे। और पिछले मैच में जो उनको डिजास्टर हार मिली है गुजरात के हाथों, बहुत ही बुरी हार मिली, उसको कहीं ना कहीं बेहतर करने की कोशिश करेंगे। एक चीज़ अभी भी राजस्थान के पास अच्छी है कि नेट रन रेट अभी बहुत ही अच्छा है, तो उसमें बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, तो सिर्फ उनको 2 पॉइंट्स चाहिए होंगे। तो देखते हैं क्या होता है, दोनों मैचेस में क्या रिजल्ट आते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिए। कोई कॉमेंट देना चाहते हैं कॉमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। नोटिफिकेशन की घंटी भी दबा लीजिए ताकि हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। बाकी जो सेकंड चैनल मेरा कंटेंट जिसमें उड़िया में क्रिकेट विद शुभेंदु, उसे भी जाके सब्सक्राइब कीजिए, उसे भी सपोर्ट कीजिए। बाकी मिलते हैं आज दोनों मैचेस के बाद, तब तक धन्यवाद, जय हिंद।